हाय एवरीवन। रिसेंटली आईबीपीएस ने बैंकिंग में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए काफ़ी अच्छे चेंजेस किए हैं, जिससे एस्पिरेंट्स के लिए प्रिडिक्टेबिलिटी और बैंक्स के लिए एट्रिशन कम होने की पॉसिबिलिटी है, या इस ऑब्जेक्टिव से उसको लाया गया है कि एस्पिरेंट्स को एक प्रिडिक्टेबिलिटी मिले एग्जाम्स के होने पर, उनके रिजल्ट आने पर, और बैंक्स को कहीं ना कहीं एट्रिशन में कमी मिले। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा स्टेप है अगर हम आईबीपीएस की तरफ से देखें, बट दिस इज लिमिटेड टू द बैंकिंग सेक्टर एंड आई थिंक दिस इज अ मूवमेंट वेयर रेगुलेटरी बॉडीज शुड ऑल्सो रियलाइज कि यार आईबीपीएस अगर बैंकिंग सेक्टर के लिए इतना बड़ा स्टेप उठा सकता है, चीजों को स्ट्रीमलाइन कर सकता है, तो रेगुलेटरी बॉडीज जो कि रेगुलेटरी बॉडीज है, मतलब उनसे भी ऊपर हैं, वो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्यों ठीक नहीं कर सकते। सो आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ अवेकनिंग मूवमेंट फॉर ऑल दीज रेगुलेटरी बॉडीज। हालांकि हम बहुत छोटे हैं एंड दीज रेगुलेटरी बॉडीज हैव अ वेरी हाई रेपुटेशन एंड वेरी हाई काइंड ऑफ एक ट्रांसपेरेंसी है इनमें, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, बट समहाउ आई थिंक व्हेन दे आर डूइंग ऑल दी वर्क इन अ ट्रमेंडस मैनर, शायद रिक्रूटमेंट को कहीं ना कहीं बैक सीट पर रेलीगेट कर दिया गया है, जिसके कारण एस्पिरेंट्स तो सफर कर ही रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज को खुद को भी कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है क्योंकि वो बेस्ट टैलेंट नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि बिग चेंज इन रिक्रूटमेंट बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ है और रेगुलेटरी बॉडीज अभी क्या कर रही हैं, वो ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पा रही हैं, और इस पूरे प्रोसेस में कौन लॉस में है, स्टूडेंट लॉस में है या रेगुलेटरी बॉडी लॉस में है, और कैंडिडेट्स को जो अभी काफी सालों से रैंडमनेस चल रही है, जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होता है, इसको वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। और आगे जाने से पहले मैं ये बताऊंगा कि अगर आप आरबीआई के लिए नए एस्पिरेंट हो या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए नए एस्पिरेंट हो, आई थिंक आरबीआई इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स। तो आरबीआई के लिए गाइड बुक है जो आपको मैनेजर बनने में हेल्प कर सकती है। इस गाइड बुक में आपको आरबीआई से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। खास करके प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और लिस्ट ऑफ सोर्सेज मिल जाएंगी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो। और आप इसको डाउनलोड करने के लिए वीडियो में दिए गए लिंक पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत इजी और सिंपल स्टेप्स में। अब सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिला है बैंकिंग सेक्टर की रिक्रूटमेंट में, ये 11 दिसंबर की न्यूज है। ठीक है, ये वीडियो मैंने तब इसलिए नहीं बनाया बिकॉज आई वॉज वेरी स्ट्रांगली एक्सपेक्टिंग कि यार ये सेम चेंज रेगुलेटरी बॉडीज में भी ये लोग कर देंगे। बहुत ज्यादा मुझे उस टाइम पे एक फेथ था कि रेगुलेटरी बॉडीज में भी चेंज होगा, क्योंकि वहां पे भी सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हैं। तो इन्होंने चेंज क्या किया, पहले क्या होता था कि आईबीपीएस सारे एग्जाम कंडक्ट कर रही है, एसबीआई पीओ कर रही है, आईबीपीएस पीओ कर रही है, क्लर्क के कर रही है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क कर रही है। तो होता क्या था, ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं लेकिन इनके रिजल्ट्स बहुत रैंडम ऑर्डर में आते थे। तो जैसे अगर पहले आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आ गया तो बंदे ने आरआरबी क्लर्क ज्वाइन कर लिया, उसके बाद एसबीआई पीओ का रिजल्ट आ गया तो बंदे ने क्या किया, इसको छोड़कर एसबीआई पीओ ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वुड लाइक टू शिफ्ट टू अ ऑफिसर लेवल जॉब फ्रॉम द क्लरिकल लेवल जॉब। तो इससे क्या था, एट्रिशन बहुत बढ़ रहा था और लोगों को खुद भी लग रहा था कि यार मुझे खुद नहीं पता कि मैं एंड में जाके कहां ज्वाइन करूंगा, क्योंकि रिजल्ट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं आ रहे थे कि सबसे अच्छे का रिजल्ट सबसे पहले आ जाए, कि ऑफिसर लेवल का रिजल्ट पहले आ जाए, क्लरिकल लेवल का बाद में है, तो शायद एट्रिशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, अब आप डिसीजन देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से आया है, मतलब आईबीपीएस के लिए डिसीजन आया है कि भैया आप इसको चेंज करो। ठीक है, पहले आप ऑफिसर लेवल का रिजल्ट निकालो ताकि जिनको ऑफिसर लेवल पे ज्वाइन करना है वो वहां पे जाएं, वहीं पे टिके, एट्रिशन कम हो। फिर आप क्लरिकल लेवल का रिजल्ट निकालो और ऑफिसर लेवल में भी शायद आप एसबीआई का पहले निकालिए, फिर नेशनलाइज्ड बैंक्स का निकालिए, फिर आप आरआरबीज का निकालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की यही प्रायोरिटी रहती है। तो एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट एस्टेब्लिश करने की बात की गई है अंडर दिस रिवाइज फ्रेमवर्क व्हिच हैज बीन प्रपोज्ड बाय डीएफएस, और इसको ऑब्वियसली आईबीपीएस इंप्लीमेंट करेगा बिकॉज आईबीपीएस इज द रिक्रूटमेंट बॉडी। अब ये कहीं ना कहीं इसलिए इंप्लीमेंट हुआ है क्योंकि बैंक्स को दिक्कत आ रही थी। दिक्कत क्या थी, इंडस्ट्री एट्रिशन बहुत बढ़ रहा था, लोग फिर क्लरिकल लेवल जॉब छोड़ के पीओ में जा रहे थे, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे। हालांकि इससे भी ये पूरी तरह बंद नहीं होगा बट कम जरूर हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्टिव है। तो जब इनको पेन हुआ कि एट्रिशन इतना बढ़ गया है, हम लोगों को ला रहे हैं, एक एक साल ट्रेन होने में लग रहा है, फिर वो 3-4 महीने में जो भी सीखते हैं
वो काम तो ज्यादा नहीं करते हैं, 4 महीने में दूसरा रिजल्ट आ जाता है, दूसरी जॉब में चले जाते हैं। तो जब इनको पेन हुई, बैंक्स को पेन हुई, तो कहीं ना कहीं डीएफएस को एक इंफॉर्मेशन गई होगी, उन्होंने ये चेंज ट्रांसफॉर्म किया होगा। कॉज क्या था कि बैंक्स को पेन हो रही थी। अब रेगुलेटरी बॉडीज में क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज में रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है? यहां तो वो बात कर रहे हैं कि भैया आप एक ऑर्डर में रिक्रूटमेंट कीजिए, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज में क्या है, यहां तो डेट ही फिक्स नहीं है कि एग्जाम कब होगा। आप डेट फिक्स छोड़िए, यही फिक्स नहीं है कि एग्जाम होगा भी या नहीं। हर साल इसी पे शोर मचता रहता है कि एग्जाम होगा भी या नहीं, और अगर होगा भी तो पता नहीं कितनी सीट्स आएंगी। पता लगे जिस एग्जाम में 200 सीट आ रही हैं उसमें 50 रह गई, जिसमें 50 आ रही हैं उसमें 150 हो गई, ताकि बच्चा इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहा और फिर एकदम 150 सीट देखने को मिल गई एग्जाम से 2 महीने पहले। तो ना तो डेट फिक्स है, ना ये फिक्स है कि एग्जाम पक्का होगा या नहीं, और एग्जाम पक्का होगा भी तो ये नहीं पता है कि सीट्स कितनी आने वाली हैं। और बैंकिंग में तो फिर भी एक लिमिटेड सेट ऑफ एग्जाम्स हैं कि ठीक है, सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स ने एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कर लिया, एसबीआई ने एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कर लिया, आरआरबी ने एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कर लिया। अब यहाँ पे क्या, हर रेगुलेटरी बॉडी एक दूसरे का सिलेबस चेप कर अलग अलग एग्जाम कर रहे हैं। शायद गलत नहीं है, बट इट कैन बी स्ट्रीमलाइन, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। कि यार आप सारी रेगुलेटरी बॉडीज मिलकर कोई 4 सीट निकाल रहा है, कोई 20 सीट निकाल रहा है, वो रेगुलेटरी बॉडीज तो एटलीस्ट मेन स्ट्रीम रेगुलेटरी बॉडीज जहां पे हैवी रिक्रूटमेंट हो रहा है उनके साथ मिलकर एक ही रिक्रूटमेंट निकाल सकते हैं, सो दैट everybody prepare for common set of exams, give one exams and that decides his future। और उसका एक डेट फिक्स कर दीजिए। पूरा साल लगे रहते हैं कि अभी मई में ये आ जाएगा, जुलाई में ये आ जाएगा, सितंबर में ये आ जाएगा, यूट्यूब पे वीडियोस बनते रहते हैं कब क्या आ सकता है, क्या आएगा। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड हु इज एट द लॉस? एवरीवन इज एट द लॉस, एवरीवन इज एट द लॉस। द रेगुलेटरी बॉडीज ऐसा नहीं है कि वो सफर नहीं कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। दे आर लूजिंग आउट ऑफ द बेस्ट टैलेंट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे अच्छे लोग तो इस रैंडमनेस का पार्ट ही नहीं बनना चाहते, वो तैयारी ही नहीं कर पाते हैं इसकी। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली सफर कर रहे हैं, अपना इतना प्राइम ईयर्स वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसमें भी पता नहीं है कि पेपर कब आएगा, किस डेट को आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, कितनी सीट्स के साथ आएगा, क्या सिलेबस भी सेम रहेगा या नहीं रहेगा। एकदम नोटिफिकेशन घेर के बोलते हैं सिलेबस चेंज हो सकता है जी। तो इस रैंडमनेस से कोई भी फायदे में नहीं है, कोई भी फायदे में नहीं है। आई थिंक at the end of the day it is regulatory body who is recruiting and they need to set things right, they need to take a call कि हम इतने सारे एग्जाम्स नहीं कराएंगे सारे रेगुलेटरी बॉडीज मिलके। जब एक दूसरे का सिलेबस ही कॉपी मारा हुआ है तो एक एग्जाम क्यों नहीं करवा सकते हो? एक एग्जाम कराओ, एक फिक्स कैलेंडर एस्टेब्लिश करो। ठीक है, सीट्स वेरी करेंगी, बट ठीक है, किसी साल 200 नहीं भैया 150 आ जाएंगी सारी रेगुलेटरी बॉडीज की मिलकर, 200 नहीं तो 250 आ जाएंगी सारी रेगुलेटरी बॉडीज से मिलकर, वो उतना तो चलता है। बट एटलीस्ट पीपल वुड बी होपफुल कि रिक्रूटमेंट आएगी, कम सीट्स के कारण आ जाएगी, बट ये सिलेबस है इसको पढ़ते रहो, ये पेपर तो आएगा ही, शायद इसमें सीट आ जाए, इसमें सीट आ जाए, टोटल सीट तो कुछ आएगी, 100 150 200 कुछ तो आएगा। तो इस रैंडमनेस को, दिस इज हाई टाइम कि अगर आईबीपीएस बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूव कर सकता है ऑन दी डायरेक्शंस ऑफ डीएफएस, तो डीएफएस अगर बैंक्स के बारे में सोच रहा है तो रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट कि यार शायद हम लोग इतने कम हैं एज कंपेयर टू द एस्पिरेंट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर कि हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती है उन तक। तो दिस इज वेरी हाई टाइम। मतलब मैं खुद देख रहा हूं कि कैसे एस्पिरेंट सारा साल वेट करते रहते हैं विदाउट एनी क्लियर डायरेक्शंस कि क्या होने वाला, और एक ही क्वेश्चन रहता है, सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर नोटिफिकेशन कब आएगा। दिस नीड्स टू एंड। और स्टूडेंट्स को मैं अभी भी ये बोलूंगा कि रैंडमनेस है, बट देयर इज एडवांटेज इन दैट ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारे लोग क्योंकि सिर्फ नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं करोगे, अगर आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं करोगे, तैयारी पे फोकस करोगे, एंड योर गोल शुड बी कि यार बाय द टाइम नोटिफिकेशन कम्स आई वुड बी रेडी, आई थिंक यू वुड बी टू हेड ऑफ द अदर एस्पिरेंट्स। आसान नहीं है, मुश्किल है, बट देन देयर आर सर्टेन एग्जाम्स लाइक, ठीक है, कैलेंडर फिक्स नहीं है, सीट्स फिक्स नहीं है, बट देयर आर सर्टेन एग्जाम्स लाइक आरबीआई एंड NABARD which are happening consecutively over last 10-12 years, though with higher or fewer number of seats, but एग्जाम तो आ रहा है। और ऐसा नहीं है, सिलेबस में भी कुछ चेंजेस हैं। आरबीआई में 2021 में ही कुछ चेंजेस देखने को मिले थे, आफ्टर दैट द सिलेबस इज ऑलमोस्ट स्टेबल। तो कैंडिडेट्स को भी थोड़ा सा ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ रैंडमनेस है, बट उस रैंडमनेस में देयर इज अ पैटर्न कि यार
मई और अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन आता है, सो द राइट टाइम फॉर मी टू स्टडी इज जनवरी 2 में अच्छे से सिलेबस कवर कर लूँ ताकि बाद में मैं रिवीजन कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझेंगे और इसको अपना एडवांटेज बनाने की सोचेंगे, देन ओनली यू विल बी एट पीस। बट इफ़ यू कीप लुकिंग फॉर कि यार कोई मुझे नोटिफिकेशन का डेट बता दे, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जैक्टली किस मंथ में एग्जाम होगा, दैट विल नेवर हैपन। And even if somebody gives you date, it's many times you would see that it is bound to change. 2 महीने बाद फिर वीडियो बन जाएगा कि यार ये डेट अभी चेंज होगी, ये अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, नेक्स्ट डेट ऐसे ऐसे हो सकती है। तो खुद आपको भी थोड़ा सा इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इफ यू रियली वांट टू बिकम ऑफिसर इन दिस रेगुलेटरी बॉडीज, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क दैट इज इन्वॉल्व्ड कि नोटिफिकेशन का डेट नहीं है। बट एज आई एम सेइंग, एटलीस्ट आरबीआई नाबार्ड जैसे एग्जाम तो कितने ही सालों से रेगुलरली हो रहे हैं, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देम एंड आरबीआई इज द मदर ऑफ ऑल द एग्जाम्स इन द रेगुलेटरी बॉडी डोमेन। अगर इसकी तैयारी कर ली जाए तो बाकी एग्जाम्स का भी काफी ज्यादा पोर्शन आप कवर कर लेते हैं। आरबीआई नाबार्ड की सेबी भी ऑल्टरनेट ईयर तो आ ही रहा है और अब सुनने को मिल रहा है कि ये भी रेगुलर हो जाएगा, बिकॉज द न्यू चेयरमैन इज वेरी मच इन फेवर ऑफ के यार चाहे रिक्रूटमेंट थोड़ी हो बट हर साल होनी चाहिए, ताकि सेबी में जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको भी प्रमोशन के एवेन्यूज मिले। इफ्स के भी काफी पॉसिबिलिटीज हैं कि एटलीस्ट 2026 में तो इफ्स का आएगा। बट अगेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू टेल अबाउट कि क्या नोटिफिकेशन आ रही है क्या नहीं आ रही है। द ऑब्जेक्टिव इज कि पूरे इकोसिस्टम में सबको ही चेंज होना पड़ेगा, चाहे आरबीआई हो, चाहे रेगुलेटरी बॉडीज हो, चाहे मेंटर्स हो, बिकॉज द सिस्टम राइट नाउ is not running in a very smooth manner and the regulatory bodies themselves need to fix this as the first step, जिसमें वो सारी regulatory bodies combine होकर एक almost tentative cycle बना दें कि इस मंथ्स में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। वन सिंगल एग्जाम फॉर ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज, द सीट्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज। आई होप कोई सुनेगा, कोई इस पे एक्शन लेगा। बाकी आपका अगर इस पे कोई व्यू है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए, सो दैट इफ एनीबॉडी इज गोइंग थ्रू इट, यू नेवर नो, somebody higher in the hierarchy reads this and he considers this a valuable input and take actions on this. तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर डालिए। आई लव टू हियर अबाउट दैट। Thank you. Have a nice day. Bye-bye.